हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक 1, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नन कोऑपरेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो इस टॉपिक को क्लियर करते हुए में इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल आएगा। और यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है दैट इज फ्रॉम 1919 से व्हेन महात्मा गांधी ज्वाइंड एक्टिवली इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड यहाँ पे लेना होगा कि 1919 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कौन सी सिचुएशंस खड़ी हुई थी जिसने कि महात्मा गांधी के द्वारा जब आंदोलन शुरू किया गया तो उसमें उस महात्मा गांधी को मदद मिली थी। तो फर्स्ट, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। प्रथम विश्व युद्ध से एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खड़ी होती है। क्या क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर में किस किस रूप से हुआ? तो पॉइंट नंबर 1 इज इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by war loans and increasing taxes। कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसकी फाइनेंस से वॉर लोन और टैक्स को बढ़ा करके किया गया। पॉइंट नंबर 2 इज कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। वॉर के कारण से कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया और पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड पॉइंट इज थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड। और 1913 से लेकर 1918 के बीच में करीब करीब हर कमोडिटी का प्राइस डबल हो गया था, जो कि कॉमन पीपल के लिए एक्सट्रीमली हार्डशिप का समय था वो। पॉइंट नंबर 4, विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। क्योंकि युद्ध चल रहा था इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को कहा गया कि आप सोल्जर भेजें और जोर जबरदस्ती करके रूरल एरियाज में यूथ को फोर्स में शामिल किया गया। इससे लोगों के अंदर में नाराजगी थी। पॉइंट नंबर 5, इन 1918, 19 and 1920-21 crops failed in many parts of India resulting in acute shortage of food। 1918, 19 और 1920-21 में भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई थी जिसके कारण से खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई। और अंतिम एक महामारी आई इन्फ्लुएंजा के नाम से, और उस इन्फ्लुएंजा की वजह से और क्रॉप फेल होने की वजह से अकाल पड़ा, उससे 12 to 13 मिलियन पीपुल पेरिस्ड। यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग उसमें मारे गए थे उस अकाल में और महामारी में, एपिडेमिक में। अब उस समय में भारत के लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से लोग जो है वह बहुत परेशान थे। एंड जब 1918 में ये युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में फिर देश में कैसे होता है। सो पॉइंट नंबर 1.1, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटते हैं और साउथ अफ्रीका में करीब 16-17 साल का समय गुजारने के बाद में वो भारत में लौटते हैं जनवरी 1915 में। और महात्मा गांधी जब भारत लौटे
तो भारत लौटने से पहले महात्मा गांधी के द्वारा किए गए सत्याग्रह का कार्य भारत में पहले पहुंचा था। उसके बाद में महात्मा गांधी जब पहुंचे तो लोग महात्मा गांधी के नाम से परिचित हैं। हालांकि उस समय उनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था, महात्मा गांधी नाम उस समय में नहीं पड़ा था, तो मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ में उन्होंने एक मास एजिटेशन किया था। उन्होंने एक बड़ा आंदोलन फैलाया था जिसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? तो सत्याग्रह को अगर हिंदी में समझे तो सत्य के लिए आग्रह करना, यानी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इस सत्याग्रह का जोर इस बात को था कि सच की शक्ति और सच की खोज के लिए आप आगे बढ़े। ये कहता है कि इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। सत्याग्रह यह कहता है कि यदि आपका कारण सही है और यदि आप पे अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तब वैसी स्थिति में आपको शारीरिक शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। बिना आक्रमणकारी हुए, बिना आक्रामक हुए एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस से के माध्यम से वह अपनी जीत हासिल कर सकता है। और इसके पीछे जो उद्देश्य था वह यह था कि जो ऑपरेसर है, यानी जो अत्याचारी है, उसके अंतरात्मा को बदलने की बात महात्मा गांधी ने कही थी। महात्मा गांधी का यह मानना था कि ऑपरेसर यानी जो अत्याचार करता है उसको भी परसुएट करना है कि वह सच को देखे, समझे। जबरदस्ती सच को थोपना नहीं है वायलेंस का इस्तेमाल करके, बल्कि सच को दिखाना है लोगों को। और इसी संघर्ष से सच की ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, यानी अंततः ट्रूथ ही जीतेगा। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का यह मानना था कि ये जो धर्म है, नॉन वायलेंस का जो धर्म है, यह सब लोगों को, सारे भारतीयों को आपस में जोड़ देगा। फिर महात्मा गांधी जब 1915 जनवरी में भारत में आए तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा कि इफ यू want to know about the Indian people, then you should visit to the rural areas, because and India lies in villages. तो तुम्हें देहातों में जाओ, वहां पर देखो लोगों की स्थिति क्या है। और महात्मा गांधी ने ऐसा ही किया। इसी में महात्मा गांधी को एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था जिसमें कि महात्मा गांधी से मिलने के लिए चंपारण से एक किसान पहुंचे थे, रामचंद्र शुक्ल, और उन्होंने महात्मा गांधी से चंपारण आने की बात कही थी। और उसने बताया था कि किस तरीके से चंपारण में इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। तो इन 1916 महात्मा गांधी ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो चंपारण में आए 1916 में, और यहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम में जो अत्याचार हो रहा था कल्टीवेटर्स के साथ, पीजेंट के साथ, उसके विरुद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी जीत हुई। उसके बाद 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अगले साल यानी 1917 में गुजरात के खेड़ा जिला में उन्होंने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, वहां भी उनकी जीत हुई। और खेड़ा में जो आंदोलन था वह था कि क्रॉप वॉज फेल्ड एंड प्लेग एपिडेमिक वॉज देयर।
तो इन दो वजहों से द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा वेर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू एंड दे वेर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। तो उसके किसानों के फेवर में महात्मा गांधी गए और उन्होंने वहां पे आंदोलन किया जहां उनकी जीत होती है। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill workers. अभी 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं जहां पर कि वह कॉटन मिल वर्कर्स से के पक्ष में सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं मिल ओनर्स के खिलाफ, और वहां भी उनकी जीत होती है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी इंटर्ड इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ही फॉट फॉर पीजेंट्स एंड लेबर्स, और तीन लड़ाई उन्होंने, तीन सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया और तीनों में उनकी जीत होती है। द रिजल्ट वॉज दैट महात्मा गांधी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ दैट टाइम and the peasants of the nation, workers of the nation were following Mahatma Gandhi, and they thought that this is the person who can give us relaxation from the English rule. Topic 1.2, the Rowlatt Act. महात्मा गांधी को जब ये तीनों आंदोलन में सफलता मिली तो महात्मा गांधी थॉट दैट ही शुड लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह, और उनका ये मानना था कि अगर हम मास मूवमेंट चलाते हैं देन वी कैन प्रेशराइज ओवर द ब्रिटिशर्स, तो वो मास मूवमेंट चलाने के पक्ष में थे एंड ही वाज प्लानिंग फॉर दैट। लेकिन इसी बीच में 1919 में इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट नेम्ड एज रॉलेट एक्ट। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। It gave the government enormous powers to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. अब रॉलेट एक्ट में जो मुख्य चीज थी जिसके लिए भारतीय नेताओं को दिक्कत हुई वह था कि इसमें गवर्नमेंट को, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को बहुत शक्ति दी गई कि वह किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा सकती है और पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। अब एक तरफ में महात्मा गांधी चाह रहे थे कि वह मास मूवमेंट चलाएं, दूसरी तरफ में ये एक्ट जब पास हो गया देन महात्मा गांधी थॉट कि ये तो बिल्कुल अनजस्ट लॉज है, ये बिल्कुल गलत लॉ है। तो उन्होंने ही डिसाइडेड दैट ही विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, और उसी के तहत में ये तय हुआ कि 6 अप्रैल को पूरे देश भर में हड़ताल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब 6 अप्रैल को देश के अलग अलग शहरों में वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। जब अंग्रेजों को ये लगा कि यह आंदोलन बड़ा हो जाएगा तो अंग्रेजों को यह डर लगा कि रेलवेज और टेलीग्राफ जैसे जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए नेशनलिस्ट को पकड़ के जेल में बंद करने को सोचा। अब महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोक दिया गया, अमृतसर और अन्य शहरों में लोकल लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही एक प्रोसेशन को जो अमृतसर में ऑर्गेनाइज किया गया था 10 अप्रैल को,
तो एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, उसमें पुलिस ने गोली चला दी। नतीजा ये हुआ कि जो एक्टिविस्ट थे वो गुस्से में आ गए, उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद में अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर जो वहाँ के पुलिस इंचार्ज थे, उन्होंने कमांड अपने हाथ में ले लिया। और मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से कर्फ्यू की तरह होता है और उसमें सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं और अब वो पूरे तरीके से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ गया है कि पुलिस कभी किसी को कहीं भी पकड़ सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, गोली मार सकती है। तो वो मार्शल लॉ वहाँ पे लागू कर दिया गया था।